अस्सलाम वालेकुम जी बच्चों, आवाज आ रही है आप लोगों को मेरी? हम्म। चलें ठीक है, अच्छी बात है। अच्छा भाई, अब आप लोग को पता है कि हमारा जो चैप्टर है वो तो कंप्लीट हो चुका है, चैप्टर नंबर 13। और सारे टॉपिक्स हमने कॉन्सेप्चुअली देख लिए। और ऐसा कोई टॉपिक नहीं है जो रह गया हो। सिर्फ न्यूमेरिकल्स रह गए हैं। एक्सरसाइज के शॉर्ट क्वेश्चन जो थे वो भी मैं आपको करवा चुका हूँ, अगर आपको याद हो शायद। तो एक्सरसाइज के जो शॉर्ट क्वेश्चन थे वो भी हमने कर लिए हैं। अब रह गए हैं सिर्फ और सिर्फ न्यूमेरिकल्स। तो न्यूमेरिकल्स को देखते हैं जी। सबसे पहला न्यूमेरिकल है न्यूमेरिकल नंबर 13.1, यानी कि पहला न्यूमेरिकल। तो बड़ा आसान न्यूमेरिकल है, बड़ा बेसिक सा और बड़ा सादा सा न्यूमेरिकल है। कहता है जी कि हाउ मैनी इलेक्ट्रॉन्स का मतलब है आपसे क्या पूछ रहा है? नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, यानी कितने इलेक्ट्रॉन्स पास थ्रू एन इलेक्ट्रिक बल्ब इन 1 मिनट। 1 मिनट उसने आपको टाइम दे दिया। इफ द 300 मिली एम्पेयर करंट इज पासिंग थ्रू इट। तो अगर एक तार में से 300 मिली एम्पेयर का करंट गुजरता है 1 मिनट में, तो आपने ये बताना है कि उस करंट में कितने इलेक्ट्रॉन्स पाए जाते हैं। इन शॉर्ट, अगर मैं गिवन डाटा की बात करूं तो गिवन डाटा में सबसे पहली बात आपको टाइम दिया गया। और टाइम दिया गया आपको 1 मिनट। और 1 मिनट में कुल मिला के कितने सेकंड्स होते हैं? 60 सेकंड्स होते हैं। देन उसने आपको करंट की मिकदार दी है। करंट को आपको पता है आई से शो किया जाता है। तो देन उसने आपको दिया है करंट, जो कि एक्चुअली उसने दिया है आपको 300 मिली अम्पेयर। यहाँ पर अगर आप गौर करें तो ये जो मिली है ये एक प्रीफिक्स है ना। तो ये जो मिली है दिस इज अ प्रीफिक्स, और इसकी वैल्यू होती है। तो आप इसकी वैल्यू को पुट करेंगे यहाँ पर। तो आप लिखेंगे जी 300 मल्टीप्लाई बाय, मिली होता है जी 10 की पावर -3, साथ आएगा अम्पेयर। तो यहाँ पर ये याद रखना है कि ये जो 10 की पावर -3 है ये एक्चुअली मिली की जगह आया है। मिली एक प्रीफिक्स है और उसकी वैल्यू हमने लिख दी है 10 की पावर-3। अब उसने आपसे जो पूछा है वो ये है कि आपने ये बताना है कि इस दौरान कितने इलेक्ट्रॉन्स गुजरेंगे, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स पूछा है उसने। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन से शो करते हैं। चलें, अब फोकस कीजिएगा जरा ध्यान से। आप सबको पता है जो करंट है, करंट उसका फार्मूला होता है चार्ज ओवर टाइम। पता ना सबको? जो करंट है उसका बेसिक फार्मूला है चार्ज ओवर टाइम। तो आप करंट का बेसिकली फार्मूला लिखेंगे यहाँ पर कि करंट का जो फार्मूला है दैट इज चार्ज ओवर टाइम। अब आपको शायद याद हो, अगर नहीं भी याद तो आपसे याद रखना, मैंने आपको चार्ज का फार्मूला बताया था। चार्ज का फार्मूला होता है एन ई, जिसमें एन जो है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। ठीक है जी, ये भी याद रखना है। एन यहाँ पर क्या है? एन इज द नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और ई क्या है? ई एक्चुअली है चार्ज ऑन वन इलेक्ट्रॉन। ई का मतलब यहाँ पर है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज, और एन का मतलब है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। तो आप इस क्यू की जगह असली क्यू की वैल्यू पुट कर दें, तो आपके पास आएगा जी करंट बराबर क्यू की जगह आएगा एन ई, नीचे आएगा टी। ठीक हो गया जी। तो ये आपके पास करंट का एक और फार्मूला बन जाएगा। अब यहाँ से चूंकि आपने नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स यानी कि एन मालूम करना है, टाइम इधर डिवाइड हो रहा है, इधर जाकर मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो आपके पास ये फार्मूला बनेगा आई टी। ठीक है जी। और जो ई है आपके पास परली साइड पर, ये वाला ई उधर मल्टीप्लाई हो रहा है, इधर आकर नीचे क्या हो जाएगा? डिवाइड। तो आप उसको डिवाइड कर देंगे ई से। ये आपके पास किसका फार्मूला बन गया? एन। अब आप सिंपली इसमें वैल्यूज पुट कर लें। करंट की वैल्यू आपके पास देखें हमने निकाली है 300 इंटू 10 की पावर-3। फिर टाइम हमारे पास है 60 सेकेंड्स। और डिवाइड आपने इसको करना है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज से। तो आपने याद रखना है एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज की वैल्यू हमने निकाली थी 1.6 इंटू 10 की पावर-9 कूलम। ये मैं आपको साइड पर लिख भी देता हूँ। आपने याद रखना है एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज होता है वो होता है जी 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर-19 कूलम। तो ये चीज आपने रिमेंबर करनी। अब जब आप इसको डायरेक्टली कैलकुलेटर पर कैलकुलेट करते हैं तो आंसर आपके पास, किताब किधर है आपकी? चलें जी, तो आंसर आता है जी 1.125।
1.125 मल्टीप्लाई बाय 10 की पावर 20। और यूनिट कोई नहीं आएगा क्योंकि ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, चार्ज नहीं है कोई। तो ये नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स हैं, इनका कोई यूनिट नहीं होगा। सिर्फ ये इतने इलेक्ट्रॉन हैं। इस न्यूमेरिकल का मतलब ये है कि अगर 1 मिनट में किसी जगह से 1 मिनट में किसी जगह से 300 मिली एम्पेयर का करंट गुजरता है, इसका मतलब यह है कि वहां से कितने इलेक्ट्रॉन गुजरते हैं, 1.125 इंटू 10 की पावर 20। ये फातिमा ने लेट ज्वाइन किया, तो समझ में आया फातिमा आपको? अगर नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ। आ गया, चलें चलें, ठीक है, अच्छी बात है जी बच्चों। ये था आपका न्यूमेरिकल नंबर 13.1। बड़े ही ध्यान से और बड़े ही फोकस से आपने इसको समझना है। बस आपने ये याद रखना है कि ये पेपर में लॉन्ग क्वेश्चन तो आता ही है, इसके बरअक्स इस तरह के बहुत सारे एमसीक्यू और शॉर्ट क्वेश्चन भी पेपर में आ जाते हैं। यानी एमसीक्यू वो थोड़ी बहुत कंडीशन बदल देगा, या शॉर्ट क्वेश्चन में थोड़ी बहुत कंडीशन बदल देगा और शॉर्ट में दे देगा। तो ये एमसीक्यू और शॉर्ट में भी आते हैं, तो आपने शातिर रहना है, अच्छे तरीके से इनको सॉल्व करना। चलें, तो स्क्रीनशॉट लें बच्चे, इसका 3 तक गिनूंगा, 1, 2, 3। ओके बाय। अगला न्यूमेरिकल, न्यूमेरिकल नहीं है, एक एग्जाम्पल है। और ये एग्जाम्पल आपकी पहले न्यूमेरिकल की तरह है, इसलिए मैंने आपको पहले ये करवानी है। एग्जाम्पल 13.1। अब कहता है जी 1.0 इंटू 10 की पावर 7 इलेक्ट्रॉन्स पास, यानी ये इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये एक्चुअली आपके पास क्या होगा, नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि उसने आपको कहा इतने इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो ये पहली चीज जो आपको उसने दी है वो है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स। और अभी हमने जिक्र किया कि नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स को एन से शो करना है, और यहाँ पर है वो 1 इंटू 10 की पावर 17। देन वो कहता है जी पास थ्रू अ कंडक्टर इन 1 माइक्रो सेकेंड। सेकेंड लगा हुआ है तो ये टाइम है। क्या है, टाइम। तो टाइम टी आपके पास आ जाएगा 1 माइक्रो सेकेंड। अब ये जो माइक्रो है ये फिर प्रीफिक्स है और उसकी वैल्यू होती है 10 की पावर -6, तो ये आ जाएगा 10 की पावर -6 सेकेंड। तो ये माइक्रो की जगह आपके पास क्या आ गया, 10 की पावर -6 सेकेंड। फिर वो कहता है जी फाइंड द करंट इन अम्पेयर्स। आपने ये बताना है कि अम्पेयर में करंट कितना है। कहता है जी इलेक्ट्रॉनिक चार्ज इज दिस, यानी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है उसकी वैल्यू आपने दी है, उसने दी हुई है आपको। तो हम लिख देते हैं जी एक इलेक्ट्रॉन पर जो चार्ज है वो होता है 1.6 इंटू 10 की पावर -19 कूलम। ये वैसे सामान्य आपको याद होना चाहिए। और मालूम आपने करके देना है जी कि करंट कितना गुजरेगा। चलें, बड़ा आसान है, देखिएगा अभी आपने इसके रिलेटेड अभी अभी सॉल्व किया है। आपको पता है करंट का फार्मूला होता है चार्ज ओवर टाइम। और अभी हमने जिक्र किया कि चार्ज का फार्मूला क्या होता है। तो हमने जिक्र किया कि चार्ज का फार्मूला होता है एन ई। तो आप ये चार्ज की जगह एन ई पुट कर दें, तो आपके पास करंट का फार्मूला आएगा एन ई डिवाइड बाय टी। अब आप क्या करें जी, करंट इज इक्वल टू एन, यानी नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन्स दिए हैं 1 इंटू 10 की पावर 17। एक इलेक्ट्रॉन पर चार्ज है 1.6 इंटू 10 रेज टू पावर -19। सर जी एन की वैल्यू सही नहीं लिखी आप, सही तो लिखी है, सही तो लिखी है, क्या हुआ? 17 या सर 7 है। 7 ही लिखा है। और टाइम है जी आपके पास 1 इंटू 10 की पावर -6। लो जी, अब आपने क्या करना है, इन सबको सॉल्व करना है, डिवाइड करना है, आपका आंसर निकल आएगा। ठीक है जी। तो वैसे बड़ा आसान है, ये आप बगैर कैलकुलेटर के भी कर सकते हैं, ताकि आपको एंटी टेस्ट प्रैक्टिस हो सके। मैं एक दफा करवा देता हूँ ताकि आपको पता लगे एंटी टेस्ट में कैसे सॉल्व करना है। आप देखें ये 1 है, ये 1 है, 1 को 1 से डिवाइड करो तो क्या आता है, 1 आता है, ऐसे ही है। तो यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 1। साथ मल्टीप्लाई में हो रहा था 10 की पावर 7 और नीचे डिवाइड में था -6, तो ऊपर का जाएगा +6। 7 में 6 जमा किए तो 10 की पावर 13। ये आ गया, साथ है 1.6 इंटू 10 की पावर -19। अब 1 को 1.6 से मल्टीप्लाई करें तो ये आपके पास आएगा 1.6, क्योंकि 1 को किसी भी चीज से मल्टीप्लाई करें वही वैल्यू आती है। और 10 की पावर 13 में से 19 निकालें तो 10 की पावर -6 अम्पेयर। ये आपका करंट है। तो यहाँ पर आप बगैर कैलकुलेटर की ये यूज के भी आप ये कर सकते हैं। तो एंट्री टेस्ट में याद रखना कि कैलकुलेटर अलाउड नहीं होता। तो जितनी ज्यादा आपको, ये क्या हुआ, चलें जी। तो जितनी ज्यादा आप बगैर कैलकुलेटर के प्रैक्टिस करने की कोशिश करेंगे आपके लिए उतना बेहतर हो। जी बच्चे, समझ में आया ये वाला न्यूमेरिकल? बड़ा आसान है।
बिल्कुल सेम पीछे वाला है, बस थोड़ा सा फर्क है, फार्मूला सेम ही है। ये इसलिए करवाया मैंने आपको, ताकि आपको सॉल्व करना है। सर ऐसे तो मुश्किल नहीं होगा, होगा ऑफ कोर्स मुश्किल होगा, लेकिन आपने प्रैक्टिस करनी है ना, यही तो चीज है, प्रैक्टिस करनी है आपने। उसी बेस पे थोड़ी बहुत मैंने प्रैक्टिस करा दी है आपको। तो कोशिश किया करें कि बगैर कैलकुलेटर की चीजें सॉल्व किया करें, उससे थोड़ी बहुत प्रैक्टिस बनेगी आप सर लोगों जी, ने ये जो तो। वन की वैल्यू है ये फिक्स है, 1.6 × 19। हाँ जी, एक इलेक्ट्रॉन पर इतना ही चार्ज होता है, ये फिक्स्ड है। एक प्रोटॉन पर भी इतना ही चार्ज होता है। अगर आप लोग ने पढ़ा हो कूलम्स लॉ, तो आपने पढ़ा होगा चार्ज इज क्वांटाइज्ड। तो सबसे कम चार्ज इतना ही होता है, 1.6 × 10⁻⁻19। क्वांटाइज का मतलब होता है फिक्स्ड। तो सबसे कम वैल्यू है फिक्स्ड, जो है 1.6 × 10⁻⁻19, इसलिए चार्ज को क्वांटाइज बोलते हैं। ठीक है जी। अच्छा बहरहाल चलें, तो इसका स्क्रीनशॉट लें बच्चे, 3 तक गिनूंगा, 1 2 3, ओके बाय। लो जी, अब हम आते हैं न्यूमेरिकल नंबर 13.2 यानी 13.2 पर। कहता है जी, अ चार्ज ऑफ 90 कूलम, एक चार्ज है 90 कूलम का, पासिस थ्रू अ वायर इन 1 hour and 15 minutes। व्हाट इज द करंट? आपने ये बताना है कि करंट कितना होगा। तो बड़ी सादा सी इंफॉर्मेशन है। सबसे पहली बात, उसने आपको एक चार्ज दिया हुआ है, हम कहते हैं जी चार्ज है 90 कूलम। देन उसने आपको टाइम दिया है, और टाइम में उसने आपको दिया है 1 और 15 मिनट्स। अब आप घंटे को मिनट में करें, तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 7 15 मिनट ऊपर है, 1 घंटा 15 मिनट है ना, तो 60 और 15, तो ये कुल मिला के आपके पास बनेंगे 75 मिनट्स। अब आपने इसको सेकंड में करना है। तो जब भी आपने मिनट्स को सेकंड्स में करना होता है ना, तो आप 60 से मल्टीप्लाई करा देते हैं। ये ट्रिक याद रखनी है, वैसे पता होती है लेकिन मैं कब भूल ना गए हूँ। तो 75 मिनट्स को आप 60 से मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास आ जाएंगे सेकंड्स। तो ये आपके पास कुल मिला के बनते हैं जी 4500 सेकेंड्स। ओके होगी बात, चले। अब आपने मालूम करके देना है करंट। तो अब कोशिश करते हैं जी कि करंट आई को मालूम करें। चलें जी, करंट आई को डिस्कनेक्ट हो गया था। अब हम दोबारा देख लेते हैं जी। चलें जी, तो ये हमारा न्यूमेरिकल चल रहा था। न्यूमेरिकल नंबर 13.2 कहता है जी कि आपके पास एक चार्ज है 90 कूलम का। तो लेट्स से देयर इज अ चार्ज ऑफ 90 कूलम दैट पासिस थ्रू अ वायर इन 1 hour and 15 minutes। आपने बताना है कि करंट कितना है। तो स्टार्ट करते हैं जी, बेसिक बातें हैं। सबसे पहली बात, आपको एक चार्ज दिया गया है, चार्ज को क्यू से शो करते हैं, और टोटल चार्ज है 90 कूलम। देन आपको टाइम दिया गया है, टाइम को टी से शो करते हैं, टाइम दिया गया है 1 घंटा और 15 मिनट। तो पहले आप इसको कन्वर्ट करेंगे सेकंड्स में। तो 1 घंटे में 60 मिनट होते हैं, और 7 15 मिनट आपने ऊपर दिए हैं, क्योंकि 1 घंटा 15 मिनट है ना, तो 60 और 15। तो जब 60 और 15 मिनट आप करेंगे, तो ये आपके पास बनेगा जी 75 मिनट्स। अब आप 75 मिनट्स को 60 से मल्टीप्लाई करें, तो आपके पास आएगा 4500 सेकेंड्स। ये आपके पास टाइम आ गया सेकेंड्स में। नाउ आपने इनको करंट मालूम करके देना है। करंट को आई से शो किया जाता है। तो बड़ी बेसिक सी बात है, करंट का फार्मूला सबको पता है। तो करंट का जो फार्मूला होता है वो होता है जी चार्ज डिवाइड बाय टाइम। चार्ज आपको दिया गया है 90 कूलम, टाइम आपको दिया गया है 4500, जीरो जीरो से मर गया। तो 9 को 450 से डिवाइड कर दीजिएगा, तो आंसर आ जाएगा 0.02 अम्पेयर्स। ठीक है जी। अच्छा, अब इसको प्रीफिक्स में करना है। तो प्रीफिक्स में कैसे करेंगे जी, देखिएगा। आप बोलेंगे जी करंट इज इक्वल टू, देखें जी, ये पॉइंट है, आप इसको एक जंप कराएं तो ये 0 के बाद आ जाएगा, एक और जंप कराएं तो ये 2 के बाद आ जाएगा। तो ये पॉइंट आएगा जी 2 के बाद, क्योंकि आपने 2 जंप कराए हैं, तो ये बनेगा 2 × 10⁻²⁰ ठीक है। अब अगर आप इसको एक और जंप करवा कर 20 करें, तो ये बनेगा 20, और पावर में आ जाएगा 10⁻³ अम्पेयर।
साइंटिफिक नोटेशन बनाना सीखा सबने। और 10⁻³ होता है एक्चुअली मिली। तो आ जाएगा करंट 20 मिली एम्पेयर। अगर हम मिली एम्पेयर में कन्वर्ट ना भी करें तो कोई मसला नहीं है, उसने मांगा नहीं है आपसे। लेकिन बुक में आप देखें तो ये आंसर में देखें उसने आपको 20 मिली एम्पेयर बोला है। तो फिर आपको मिली एम्पेयर में करना अच्छी बात है। एक दफा दोबारा समझ लें कि मैंने मिली एम्पेयर में किया कैसे है। 0.02 एम्पेयर करंट था, अभी मैं एम्पेयर को मिटा देता हूँ। यहां से अगर मैं एक जंप करवाता हूँ तो मैं यहाँ आऊंगा, और दूसरा जंप कराता हूँ तो मैं यहाँ आऊंगा। तो पॉइंट जो है ना वो पहले यहाँ था, अब वो इधर आ जाएगा। तो ये बनेगा जी 2.0। .2 के आगे आ गया। और आपने दो जंप कराए हैं तो -2। अब अगर आप एक और जंप कराएं यानी यहाँ से आप इधर आ जाएं, अब आपने तीसरा जंप करा लिया और पॉइंट आ गया 0 के उस पार, तो अब ये बन जाएगा 20 और साथ आ जाएगा 10⁻³ ये याद रखना, यहाँ पर मैंने ये वाला स्टेप किया। हाँ जी बच्चों को मसला मसाइल है तो पूछें। समझ आ गई है तो ओके करें। मरवा समझ नहीं आई? नो बोला आप? चलें जी, स्क्रीनशॉट ले लें इसका। 1 2 3 ओके बाय। न्यूमेरिकल नंबर 13.3 जो है ना वो समझने वाला है थोड़ा सा। तो आपने बड़ी ध्यान से समझना है इसको। देखें जी, कहता है जी फाइंड द इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ द सर्किट। ये सर्किट दिया गया, इस सर्किट में आपने इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी है। कुल मिला के आपके पास 3 रजिस्टर लगे हैं। अगर आप इन दो रजिस्टर्स की बात करें जो कि यहाँ पर लगे हुए हैं, ये वाले दो रजिस्टर, तो ये दोनों रजिस्टर्स के ऊपर गौर किया जाए तो ये दोनों पैरेलल में है। किसमें है? पैरेलल में। और फिर ये दोनों ये तीसरे के साथ जो है ना वो सीरीज में है। ऐसा ही है। यानी अगर पहले दोनों को देखा जाए एक दूसरे के साथ तो वो पैरेलल में है, और दोनों को इकट्ठा तीसरे के साथ देखा जाए तो तीनों आपस में क्या है? सीरीज में। अब आपने पहली बात तो इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम करनी। यानी फर्स्ट ऑफ ऑल आपने ये मालूम करना है कि सर्किट में ये तीनों को अगर मिलाएं तो टोटल रेजिस्टेंस कितनी लगती है। फिर टोटल करंट मालूम करना है आपने, तो टोटल करंट को हम आई बोल देते हैं। देन आपने करंट थ्रू ईच रजिस्टर भी मालूम करना है। यानी आपने ये भी बताना है कि पहले में से कितना गुजरेगा, दूसरे में से और तीसरे में से। यानी मैं ये बोल सकता हूँ कि फिर आपने I1 भी मालूम करना है, फिर आपने I2 भी मालूम करना है, और फिर आपने I3 भी मालूम करना है। ठीक हो गया जी। तो ये आपका गिवन डेटा समझना जरूरी है। सबसे पहली बात, आपके पास 3 रजिस्टर लगे हैं, दो रजिस्टर आपस में पैरेलल में है, और तीसरा दोनों के साथ सीरीज में है। अब यहाँ पर कुछ बातें गिवन डाटा में गिवन है, उनको हम फौरन से लिख लेते हैं। जैसे सबसे पहली बात, जो पहला रजिस्टर R1 है आपको उसकी रेजिस्टेंस 6 ओहम दी गई है। जो दूसरा रजिस्टर R2 है उसकी रेजिस्टेंस भी 6 ओहम है। जो तीसरा रजिस्टर R3 है उसकी रेजिस्टेंस आपको 3 ओहम दी गई है। और यहाँ नीचे देखें जो बैटरी आपने जोड़ी है उसके वोल्टेज कितने हैं? 6 वोल्ट। तो बैटरी 6 वोल्ट की लगाई गई। चलें मालूम करना स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम मालूम करना चाहते हैं इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। क्या मालूम करना चाहते हैं? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस को हम बोलेंगे REQ, मतलब इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। अब अगर आप गौर करें तो यहाँ पर तीन रेजिस्टर्स हैं, सॉरी, लेकिन जो दो रेजिस्टर्स हैं वो आपस में जुड़े हुए हैं पैरेलल। तो सबसे पहले मैं करता क्या हूं, यानी एक रेजिस्टर ये है आपके पास, तो ये वाला रेजिस्टर दूसरे रेजिस्टर के साथ पैरेलल में जुड़ा हुआ है। ऐसा ही है। अब मैं करता क्या हूं, मैं कहता ये हूं कि इसकी रेजिस्टेंस R1 है, इसकी रेजिस्टेंस R2 है, और अगर इनकी कंबाइंड रेजिस्टर देखी जाए तो उसको कहते हैं R डैश। अगर इक्विवेलेंट देखनी है तो वो तो तीनों की होगी ना, ये तो हमने दो की बात की है, तो पहले हम इन दोनों की फाइंड करते हैं फिर उसको तीसरे के साथ ऐड करते हैं।
अभी चूंकि ये दोनों आपस में पैरेलल हैं, क्या है, ये दोनों आपस में क्या है, पैरेलल, तो यहाँ पर पैरेलल वाला फार्मूला लगेगा, पैरेलल रेजिस्टेंस वाला। तो पैरेलल रेजिस्टेंस कैसे मालूम होती है जी, अगर आर डैश मैंने मालूम करना है तो वो कुछ इस तरह से मालूम होती है जी, 1/r डैश इज इक्वल टू 1/r1 प्लस 1/r2, क्योंकि पैरेलल है, पैरेलल में यही फार्मूला होता है। नाउ 1/r1 r डैश बराबर 1/r1 है 6, और r2 भी 6 है। अब होगा ये कि 6 और 6 को आप इसको एलसीएम ले लें तो 1/r डैश इज इक्वल टू, नीचे 6 आ जाएगा और ऊपर आ जाएगा 2, 1 + 1 2 आ जाएगा, 2 × 1 = 2, 2 × 3 = 6, 1/3 बन जाएगा। तो आपके पास 1/r डैश बनेगा 1/3। अब जब आपने r डैश मालूम करना है तो आप इसी इक्वेशन को उल्टाएंगे, ये वाली इक्वेशन भी उलट जाएगी। तो आपके पास r डैश जो है वो आएगी 3 ओहम्स, जिसका मतलब ये है कि इन दोनों रजिस्टर्स को जो कि पैरेलल में लगे हुए हैं अगर मिलाया जाए तो इनकी मिलाकर रेजिस्टेंस कितने ओम बनती है, 3 ओम। यानी इनकी कुल रेजिस्टेंस ये जो ऑफर करते हैं वो कितने ओम है, 3 ओम। आप लोगों ने पढ़ा है कि पैरेलल में जब दो रजिस्टर लगते हैं तो उनकी कुल रेजिस्टेंस क्या हो जाती है, कम हो जाती है। ठीक है जी। तो अगर मैंने ये दो रजिस्टर जो पैरेलल में लगाए हैं इनकी जगह एक ही रजिस्टर यूज करना हो जो कि दोनों के असर के बराबर हो, तो मैं क्या करूंगा जी, मैं एक 3 ओम का रजिस्टर इस्तेमाल कर लूंगा, क्योंकि दोनों की जो कंबाइंड रेजिस्टेंस है वो 3 ओम है। तो मैं यहाँ पर एक 3 ओम का रजिस्टर यूज कर लूँ। अब आपने मालूम करनी है इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस, और इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस जो आपकी है वो है बराबर आर इक्विवेलेंट के। ठीक है जी। अब आर इक्विवेलेंट के बराबर है ये, देखिएगा जरा, आर इक्विवेलेंट में देखें, अब ये दोनों रजिस्टर जिनकी टोटल रेजिस्टेंस कितने ओम आई है, 3 ओम, और ये तीसरा रजिस्टर, ये दोनों आपस में कैसे हैं, सीरीज में है ना, तो यहाँ पर सीरीज वाला फॉर्मूला लगेगा, यानी आर डैश जमा R3। आर डैश ये दोनों की रेजिस्टेंस और R3 उस रजिस्टर की रेजिस्टेंस। आर डैश है 3 ओम, R3 भी 3 ओम है, तो इनको जब जमा करेंगे तो 6 ओम आएगा, यानी इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितने ओम है, 6 ओम। अब इसका मतलब क्या है जी, इसका मतलब ये अगर पूरे सर्किट को देखा जाए, यानी इस तरह से ये पूरे सर्किट को देखें, तो पूरे सर्किट में कुल मिला के आपके पास कितनी रेजिस्टेंस काम कर रही है, 6 ओम की रेजिस्टेंस काम कर रही है। ओके होगी बात, ये आ गई इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस। लो जी अब जरा टू फाइंड में देखें, क्या ये इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस मालूम कर ली हमने, यस। अब दूसरी चीज हमने मालूम करनी है ये टोटल करंट। अगर आप ये स्टेटमेंट में भी देखें तो क्या लिखा हुआ है, टोटल करंट। अब हमने मालूम करना है टोटल करंट। तो अब आप लोगों ने पढ़ा है कि जो करंट होता है, चलें जी, तो आप लोगों ने ये चीज पढ़ी है कि जो करंट होता है ओहम्स लॉ के अकॉर्डिंग उसका फार्मूला होता है V/R, ऐसे ही है। अब देखें कि बैटरी टोटल वोल्टेज दे रही है 6 वोल्ट, और रजिस्टर टोटल इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस कितनी है, 6 ओम, टोटल वोल्टेज बाय टोटल रेजिस्टेंस। जब आप इनको कैंसिल करेंगे तो करंट आपके पास कितने एम्पेयर आएगा, 1 एम्पेयर। जिसका मतलब ये है कि सर्किट में टोटल करंट कितना जा रहा है, 1 एम्पेयर जा रहा है। हाँ जी बच्चों बोलो, समझ आई बात। तो अभी तक हमने दो बेसिकली बातें मालूम की हैं जो कि जरूरी थी। नंबर 1 हमने बेसिकली बात ये मालूम की है, और नंबर 2 हमने बेसिकली बात ये मालूम की है। बाकी सारा जो है वो हमारी जो है ना वो सोल्यूशन है। बाकी सारा हमारा सोल्यूशन है, दो चीजें हमने मालूम की हैं, एक इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस पूरे सर्किट की, और एक ये टोटल करंट जो कि पूरे सर्किट में फ्लो करेगा। अब रह गई ये तीन बातें, I1 I2 और I3, यानी पहले रजिस्टर में से कितना करंट जाता है, दूसरे में से कितना जाता है, और तीसरे में से कितना जाता है। तो ऐसा करें कि इसका स्क्रीनशॉट ले लें जल्दी से, फिर मैं आपको आगे कराता हूँ, जल्दी करें शाबाश। 1 2 3 ओके बाय। अच्छा अब जरा देखिएगा, अब हमने मालूम करना है I1 I2 और I3। अब हम मालूम करते हैं जी I1 I2 एंड I3। तवज्जो से फोकस कीजिएगा, ये बैटरी है आपकी, यहां से आपका टोटल करंट आया, ये टोटल करंट यहां पहुंचा, जैसे ही टोटल करंट यहां पहुंचेगा अब आधा करंट चला जाएगा इधर ऊपर, और आधा करंट चला जाएगा इधर नीचे। ठीक है।
अब जो पहले रजिस्टर में जाएगा उसको I1, जो दूसरे में जाएगा उसको I2। ठीक है जी। चलें, अब आप लोगों ने ये पढ़ा है कि करंट का फार्मूला होता है वोल्टेज ओवर रेजिस्टेंस। तो पहले तो हमें ये पता होना चाहिए कि R1 के पास वोल्टेज कितने आ रहे हैं, फिर हमें ये पता होना चाहिए R2 के पास वोल्टेज कितने आ रहे हैं, फिर हमें ये पता होना चाहिए कि R3 के पास वोल्टेज कितने आ रहे हैं। जब आप सब में वोल्टेज मालूम कर लेंगे तभी आप ये बता सकते हैं कि अलग अलग करंट कितना है सब में। समझ रहे हैं बात? तो सबसे पहले हमने वोल्टेज मालूम कर। चलें जी, तो सबसे पहले आपने मालूम करने हैं वोल्टेज। क्या मालूम करने हैं जी? वोल्टेज। ठीक है जी। तो अब जो आपके पास आपके वोल्टेज ये पहले सर्किट के पास जा रहे हैं, यानी ये R1 और R2 के पैरेलल सर्किट के पास, पहले हम ये मालूम करते हैं, देखिएगा जरा। इनके वोल्टेज को हम बोलेंगे V डैश। तो V डैश क्या है जी? वोल्टेज अक्रॉस R1 एंड R2। चलें, तो अब इसको बोलेंगे V डैश। तो काइंडली जरा फोकस कीजिएगा, आपने पढ़ा था ओम्स लॉ के अकॉर्डिंग वोल्टेज बराबर होते हैं आई आर के। तो V डैश बराबर होंगे I डैश R डैश के। अब आप जरा गौर करें, तो V डैश आपके पास जो है वो आपके पास बराबर है I डैश R डैश के। तो करंट हमने अभी निकाला है, हमारा 1 एम्पेयर आया था टोटल करंट। तो करंट हमारा आ जाएगा 1 एम्पेयर। और R डैश इन दोनों की मिलाकर रेजिस्टेंस है, जो कि अभी हमने निकाली थी, कितने ओम निकली थी? 3 ओम। तो यहां से आपके पास V डैश कितने वोल्टेज आ जाएगा? 3 वोल्ट्स। ये वो वोल्टेज है जो दोनों रेजिस्टर्स को मिल रहा है। अब जरा फोकस कीजिएगा, एक रेजिस्टर लगा है आपके पास ऐसे, और दूसरा रेजिस्टर उसके साथ पैरेलल में लगा हुआ है। अब इन दोनों को इस टर्मिनल पर, यहां पर और यहां पर, पूरे सर्किट को कितने वोल्ट पोटेंशियल मिल रहा है? 3 वोल्ट। अब ये पैरेलल में है, तो आपने याद रखना है पैरेलल में यहां भी 3 वोल्ट होगा और यहां भी कितने वोल्ट होगा? 3 वोल्ट। जिसका मतलब ये है कि मैं यहां से ये कह सकता हूं कि मेरे पहले रजिस्टर वोल्टेज V1 3 वोल्ट जाएंगे पहले रजिस्टर के पास, और दूसरे रजिस्टर के वोल्टेज V2 वो भी कितने वोल्ट्स होंगे? 3 वोल्ट्स। अब हम इनमें करंट मालूम कर सकते हैं क्योंकि हमें इनके वोल्टेज मालूम हो गए हैं। तो अगर मैं पहले रजिस्टर में से करंट मालूम करूं I1, तो वो बराबर होगा V1/R1। V1 हमारे 3 वोल्ट हैं और उसकी रेजिस्टेंस 6 है। तो 3 को 6 से डिवाइड करेंगे आप, आपके पास आएगा 0.5 अम्पेयर्स। ये वो करंट है जो पहले रजिस्टर में से गुजरता है, यानी ये वाले रजिस्टर में से। ठीक है जी। अब हमने मालूम करना है I2। तो वो बराबर होगा V2/R2। दूसरे में वोल्टेज भी 3 है, जबकि जो रेजिस्टेंस है उसकी वो 6 है। तो दूसरे में करंट जो है आपके पास वो कितने एम्पेयर होगा? 0.5 अम्पेयर। यानी इसमें भी करंट 0.5 अम्पेयर और दूसरे वाले में भी करंट कितना जाएगा? 0.5 अम्पेयर। अब सिर्फ रह गया तीसरे वाला रजिस्टर, कि तीसरे वाले रजिस्टर में से करंट कितना जाए। समझ रहे हैं? अब हम मालूम करेंगे जी कि हमारे तीसरे वाले रजिस्टर में से, यानी I3 में से कितना करंट जाए। तो I3 के वोल्टेज होंगे जी V3/R3। ठीक है जी। तो अब इसके अंदर जो वोल्टेज जा रहे हैं V3 के अंदर, वो जा रहे हैं जी 6 वोल्ट। और जो उसकी रेजिस्टेंस है, सॉरी सॉरी, वोल्टेज जा रहे हैं जी 3 वोल्ट। ठीक है। और आपके पास जो रेजिस्टेंस है उसकी वो 3 ओम है। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो 1 अम्पेयर करंट आ जाएगा। तो तीसरे रजिस्टर में से 1 अम्पेयर का करंट गुजरता है, जबकि बाकी रजिस्टर्स में से देखा जाए तो पहले रजिस्टर में से 0.5 अम्पेयर और दूसरे रजिस्टर में से भी इसी तरह 0.5 अम्पेयर। अब ऐसा क्यों है जी? वोल्टेज 3 वोल्ट्स का कैसे पता चला, ये देखें जी।
आप देखें, आपका जो ये वाला था टोटल, यानी पैरेलल वाला रजिस्टर था सारा, मैं बताता हूँ। आपका जो ये वाला सिस्टम था सारा, इसमें आए थे टोटल 3 वोल्ट्स, और बैटरी के टोटल वोल्ट्स कितने थे? 6। तो बाकी रह कितने गए? 3 वोल्ट्स। तो 3 वोल्ट्स R3 के पास चले गए। इस तरह से आए हैं। चलें, समझ आ गई है तो स्क्रीनशॉट लें इसका शाबाश जल्दी से। बच्चों समझ आई है या नहीं? जवाब तो दे दो। मरवा, आपको समझ में आई है? आपकी क्लास लीव हो गई थी, क्या वजह? जी जी, आपको कह रहा हूँ, आपको कह रहा हूँ। नहीं तो समझ आ गई है? न्यूमेरिकल की समझ आ गई, बस समझ लिया है खुद को है। व्हाट डज दैट इवन मीन? ठीक है ठीक है ठीक है, चलें जी। स्क्रीनशॉट लें इसका शाबाश जल्दी से। वैसे भी ये पेपर में नहीं आता, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए बता रहा था। आगे देखें, ये इंपॉर्टेंट है, इसको तवज्जो से समझिएगा। A rectangular bar of iron is 2.0 सेंटीमीटर बाय 2.0 सेंटीमीटर। समझिएगा जरा, एक आयरन बार की लेंथ और विड्थ दी गई है, 2.0 सेंटीमीटर बाय 2.0 सेंटीमीटर, एंड 40 सेंटीमीटर लॉन्ग। माशाल्लाह। तो ये आपको दी गई है हाइट, ये आपको दी गई है विड्थ, और ये आपको दी गई है उसकी लेंथ। कैलकुलेट इट्स रेजिस्टेंस इफ द रेजिस्टिविटी ऑफ आयरन इज दिस। अब उसने आपको सबसे पहली बात दी है रेजिस्टिविटी। तो रेजिस्टिविटी को हमने किससे शो किया था जी? रो से शो किया था। तो रेजिस्टिविटी दी गई है 11 × 10⁻⁸ ओहम मीटर। यहां से रेजिस्टिविटी का यूनिट भी याद रखना है, ओहम मीटर होता है। अब अगर मैं एरिया की बात करूं, तो एरिया आपको पता है हाइट इंटू विड्थ के बराबर होता है। हाइट आपकी 2 सेंटीमीटर है, विड्थ भी 2 सेंटीमीटर है, तो ये बनेगा 4 सेंटीमीटर स्क्वायर। आगे इसके बारे में बात करते हैं। और फिर उसने आपको लेंथ दी है 40 सेंटीमीटर। सेंटीमीटर को मीटर में कन्वर्ट करने के लिए 100 से डिवाइड किया जाता है। ये आपके पास बनेगा 0.4 मीटर्स। और मालूम करके आपने देनी है रेजिस्टेंस। अब सारी नजरें आपकी इस पर होनी चाहिए, ये 4 सेंटीमीटर स्क्वायर पर। एरिया को हमने करना है मीटर स्क्वायर में। देखिएगा जरा, 4 सेंटीमीटर होता है 10⁻⁻², और देखेंगे उसका स्क्वायर है, सेंटीमीटर का स्क्वायर है ना। तो सेंटी की वैल्यू 10⁻², और उसका क्या आएगा? स्क्वायर। और बाकी रह जाएगा मीटर का स्क्वायर। तो ये जो स्क्वायर होता है, ये मीटर का भी होता है और सेंटी का भी होता है। नाउ 4 × 10⁻⁴ मीटर स्क्वायर, ये एक्चुअली आपका एरिया बनेगा। रेजिस्टेंस का फार्मूला आपने पढ़ा है, रेजिस्टेंस इज इक्वल टू ρL/A। ठीक है जी। आप इसका फार्मूला ऐसे भी याद रख सकते हैं। रेजिस्टेंस का फार्मूला होता है जी ρL। ठीक है जी। तो रो, फिर पहले लेंथ, फिर एरिया, यहां से याद रखना। रेजिस्टेंस का फार्मूला जी ρL। कहते नहीं है बंदे को, नहीं तू ρL अब, ऐसे कह के चलेंगे। और आप रेजिस्टिविटी लिखेंगे 11 × 10⁻⁸। लेंथ हमारे पास है जी 0.4, और एरिया हमारे पास कुल मिला के आता है जी 4 × 10⁻⁴। तो जब आप इस सारे काम को कैलकुलेटर के अंदर सॉल्व करेंगे, तो आपकी जो रेजिस्टेंस है उसका आंसर आएगा जी 1.1 × 10⁻⁴ ओम। जी।
बड़ा ही आसान और सादा सा न्यूमेरिकल है। अगर किसी को समझ नहीं आई तो पूछे मेरे से, समझ आ गई है तो ओके करें। चलें जी। सर 4 सेंटीमीटर स्क्वायर को आपने कन्वर्ट कैसे किया, ये समझ नहीं आई। फर्स्ट ईयर में आप लोगों ने प्रीफिक्सेस पढ़ा था पहले चैप्टर में। उसमें मैंने कहा था कि अगर सेंटीमीटर स्क्वायर आ जाए, मिलीमीटर स्क्वायर आ जाए, तो इसमें ये स्क्वायर सेंटी का भी स्क्वायर होता है, मीटर का भी स्क्वायर होता है। इसी तरह मिली का भी स्क्वायर होता है, मीटर का भी स्क्वायर होता है। तो अब अगर आपके पास 1 सेंटीमीटर लिखा है तो आप उसको बोलेंगे 1 × 10⁻²मीटर। लेकिन अगर आपके पास लिखा है 1 सेंटीमीटर स्क्वायर, तो अब ये स्क्वायर सेंटी का भी है। तो सेंटी की वैल्यू 10⁻² होती है, लेकिन साथ उसका स्क्वायर भी है, और साथ मीटर का स्क्वायर है। तो ये आपके पास आएगा 1 × 10⁻⁴मीटर स्क्वायर। यानी कहने का मतलब ये है कि जब किसी भी प्रीफिक्स के साथ स्क्वायर लगा हो तो वो उस प्रीफिक्स का भी स्क्वायर होता है। तो इस तरह जब मैंने यहाँ पर सेंटी की वैल्यू 10⁻² लिखी, तो साथ मैंने उसका क्या लिखा है, स्क्वायर। तो स्क्वायर लिया तो 10⁻⁴ आ गया। हाँ जी, समझ आया है तो ठीक है, नहीं आया तो मैं दोबारा बता देता हूँ, दोबारा पूछ लें। चलें स्क्रीनशॉट ले लें इसका, 1 2 3 ओके बाय। लास्ट न्यूमेरिकल आज का करेंगे 13.5, बाकी हम करेंगे इंशाल्लाह कल। 5 हो गए हैं आज भी। द रेजिस्टेंस ऑफ एन आयरन वायर एट 0 डिग्री सेल्सियस इज दिस। 0 डिग्री सेल्सियस पर आपको रेजिस्टेंस दी गई है। 500 डिग्री सेल्सियस पर आपने रेजिस्टेंस मालूम करनी है, और टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस दिया गया। गिवन डेटा लिखते हैं जी। टेम्परेचर कोफिशिएंट ऑफ रेजिस्टेंस कहते हैं अल्फा को। वो दिया गया जी 5.2 × 10⁻³ पर केल्विन। 0 डिग्री सेल्सियस टेम्परेचर, सबसे पहले 0 डिग्री सेल्सियस दिया गया, और उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस, यानी रेजिस्टेंस है 0 डिग्री सेल्सियस, वो है जी 1 × 10⁻⁴ ओम। फिर दूसरा टेम्परेचर, आपको इसको T1 कह दें, इसको T2 कह दें, वो दिया गया है 500 डिग्री सेल्सियस, और उस टेम्परेचर पर रेजिस्टेंस RT आपने मालूम करना है। सबसे पहले आप चेंज इन टेम्परेचर मालूम कर लें। तो चेंज इन टेम्परेचर होगा जी T2 - T1, जो कि आपके पास आएगा 500 डिग्री सेल्सियस। ठीक हो गया। और जब आप इसको केल्विन में करेंगे, तो ये 500 केल्विन बनेगा। अच्छा, अब देखिएगा जरा। आप लोगों ने पढ़ा था अल्फा बराबर होता है RT - R0 डिवाइड बाय R0 डेल्टा टी। ये R0 डेल्टा टी को इधर भेज दें, तो आपके पास आएगा जी अल्फा R0 डेल्टा टी, और बराबर में आपके पास रहेगा RT - R0। RT को बराबर करें, ये R0 इधर माइनस का उधर जाके प्लस का हो जाएगा, जमा अल्फा R0 डेल्टा टी। लो जी, ये वाला फार्मूला यूज करके इसको सॉल्व करके होमवर्क के तौर पर मुझे सेंड करना है सारा। ठीक है जी, स्क्रीनशॉट लें इसका शाबाश जल्दी से। ये फार्मूला यूज करना है आपने, इसको सॉल्व करना है। स्क्रीनशॉट लें, 1 2 3 ओके बाय। चलें जी, तो आज के लेक्चर में इतना ही, बाकी चीजें कल पढ़ेंगे इंशाल्लाह। हमारे पास 3 4 न्यूमेरिकल रह गए हैं, तो वो कल। बहुत शुक्रिया, अल्लाह हाफिज।